नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव कोई रेस नहीं है जिसमें जो पहले लिस्ट घोषित कर दे वो जीत जाएगा। लेकिन यह भी सही है कि पहले लिस्ट आ जाने से प्रत्याशी को खामी, खूबी, ताकत, कमजोरी सभी पर काम करने का वक्त तो मिल ही जाता है। बीजेपी ने 29 सीटें घोषित कर दी हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटें घोषित की हैं। विवेचना इस बात की नहीं कि किसकी कम किसकी ज्यादा घोषित हुई, लेकिन इसकी जरूर होना चाहिए कि किसका संगठन, किसके नेता, किसकी नीति, किसका प्रचार ज्यादा प्रभावी और आक्रामक है। बीजेपी से शुरू करते हैं। संगठन बेहद मजबूत, बूथ तक धंसा हुआ, सबकी जिम्मेदारियां नियत, फोकस सिर्फ अपने काम पर। नेता नरेंद्र मोदी, जिनकी फैन फॉलोइंग बेहद तगड़ी, नीतियां हिंदुत्व से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक, विरासत से लेकर विकास तक, लोकल और राष्ट्रीय सारे चेहरे उजागर। अब इस तुलना में कांग्रेस को देखें तो लोकल और राष्ट्रीय लीड कौन कर रहा है, इसमें धुंध। बड़े नेता चुनाव लड़ने से अभी तक तो बच रहे हैं, जब लिस्ट आएगी तब हो सकता है कुछ राजी हो जाएं, तब उस पर भी बात करेंगे। संगठन लगातार हार के कारण लचर, संस्थागत तौर पर भी बिखरा हुआ सा, नीतियां अभी बेहद साफ नहीं, कदम ताल सी करती हुई। कार्यकर्ता भ्रम में, क्योंकि उसे संशय है कि जिनके नाम का केयर ऑफ उसके साथ जुड़ा हुआ है वही किसी दिन भगवा दुपट्टा ओढ़कर बीजेपी दफ्तर में नमूदार न हो जाए। सिर्फ एक बात कांग्रेस के लिए राहत की है, वो है उनका फिक्स वोट बैंक, जो विधानसभा चुनाव में 40% था और पिछले लोकसभा चुनाव में 34.5% था। यह फिक्स वोट बैंक सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकट का पहले अनाउंसमेंट को जीत की जमानत नहीं है, लेकिन ये तब लीड में दिखता है जब सब कुछ क्लियर हो। मसलन नेता बिल्कुल स्पष्ट, नेता लोकल भी, प्रादेशिक भी और राष्ट्रीय भी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी छवि और उनकी घोषणाओं को लेकर बहुत आगे जा रही है। उसका संगठन भी मुस्तैदी से अपने काम में जुटा है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारण कर दिया गया है, जो अपने संगठन के अलावा सरकारी योजनाओं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की, उनके हितग्राहियों के मानस में अंकित करा रहा है कि जो भी कर रही है वो बीजेपी सरकार ही कर रही है। सूबे की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित करके बीजेपी ने चेहरे दिखा दिए, ताकि उनकी यदि कोई खामी, खूबी में कमी बेशी हो तो उसे समय रहते दूर किया जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ कह रहे हैं कि जीतेंगे तो पूरी 29। भारतीय जनता पार्टी के 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है और इंदौर वो जगह है, देवी अहिल्या माता की नगरी है, जहां से हम अपना विजय का परचम ऐतिहासिक रूप से फहराते आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से अब की बार 400 पार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। अब तराजू के इस पल्ले में रखिए कांग्रेस को। स्थानीय स्तर पर तो खैर महज 10 ही उम्मीदवार घोषित किए गए अब तक। वे जितना ताकत लगा सकते हैं लगा रहे हैं, बाकी जगह तय नहीं कौन लड़ेगा और कितना लड़ेगा। कई बड़े नेता या तो पीछे दुबक रहे हैं या मजबूरी में बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। संगठन की हालत भी बहुत खराब है। लगातार मिलती पराजय ने कार्यकर्ताओं के कंधे यूं ही झुका रखे हैं। दूसरी तरफ जो अपने नेताजी की निष्ठा के साथ अभी तक उनके साथ फेविकॉल की तरह चिपके हुए थे, उनकी गोंद भी उखड़ रही है। वजह यह है कि उनके नेता के बारे में भी समझ नहीं आ रहा कि वे कब तक कांग्रेस में हैं और कब जाके भगवा दुपट्टा बीजेपी दफ्तर में ओढ़ लेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस जाहिर तो कर रही है भरपूर आत्मविश्वास। ये सीटों की घोषणा का कंपटीशन थोड़ी है, ये तो चुनाव की लड़ाई का कंपटीशन है। हमारी सीटें भी जो है 2-4 दिन में सामने आ जाएंगी, उसके बाद पोलिंग बूथ पर लड़ाई होगी। किसी कारण से पैच नहीं फंसा है। हमारी पार्टी का हाईकमान तय करता है किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, और हाईकमान जिन नामों को सामने ले आएगी वो सारे के सारे नाम मैदान में मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ कोई पेंच नहीं फंसा हुआ। भाजपा का पेंच तो अभी मुश्किल से सुलझा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी आंख फूटी होने के बावजूद वो दूसरे की आंख का दाग देखती है। मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं है कि किसकी टिकट पहले और किसकी बाद में घोषित हो रही, ना ही चुनाव बाद ये कभी विमर्श का मुद्दा बनेगा, सिवाय इसके कि जल्दी टिकट मिल जाता तो शायद वक्त ज्यादा मिल जाता। विमर्श तो होगा लीडरशिप को लेकर, नीतियों को लेकर, चुनाव लड़ने की आक्रामकता को लेकर, जिसमें तो अभी कम से कम बीजेपी आगे दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मंजरी जी का। दूसरे मेहमान हैं संतोष सिंह परिहार, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं जाहिर तौर पर संतोष जी से। संतोष जी, कब तक लिस्ट विस्ट आ जाएगी, या लेट होने से कुछ और मतलब नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं प्रवीण जी, पूरी तैयारी है। पूरे नीचे से सब जगह से फीडबैक मंगाए गए हैं। वो मंगाने के बाद जो है अच्छे से अच्छा कैंडिडेट पूरे सीटों पे उतारा जाएगा। कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, और पूरी दमदारी से पूरे ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनकी लिस्ट आ गई है। उनका तो क्राइटेरिया ये है कि जो विधायक चुनाव हार जाते हैं उनको लोकसभा दे देते हैं, और लोकसभा में जो कैंडिडेट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिन्होंने हराया था, उनको जो है उनका टिकट काट के सिंधिया जी को टिकट दे दिया। तो उनका मामला वो जाने, जो उनके सांसद चुनाव हार चुके हैं उनको जो है उन्होंने दोबारा जो सांसद से विधायक उतारे थे, विधायक चुनाव हारने में फिर दोबारा वो सांसद लड़ा रहे हैं। गणेश सिंह जी हैं, कुलस्ते जी हैं से, तो वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी आप पूरी तो अपना ताकत अंदरूनी बता दो, जितना बता सकते हो आप, कि क्या तैयारी? पूरी तैयारी है। वार्ड स्तर से लेके पूरे ऊपर से जिले से संभाग में सब जगह से नाम मंगाए गए हैं, और पार्टी में चर्चा चल रही है। सीएससी की मीटिंग पूरे तय हो जाएंगे, और उसके अंदर आपको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट। ठीक है, तो मंजरी बहुत बहुत प्रसन्न, या इस बात को लेके आप मुतमईन मत रहना कि बड़ा यहाँ पे कोई आपको टक्कर नहीं दे रहा। बिल्कुल तैयारी है, बूथ तक, वार्ड तक, सब जगह तैयारी है, और पेंच जो है वो आपका बहुत मुश्किल से निपटा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो पोलिंग बूथ में पता लग जाएगा, ये कहा गया। देखिए, कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी है। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, शीर्ष से लेकर, और मैं समझती हूँ कि बूथ नहीं, बूथ से नीचे हम पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं, और सारे कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को लेकर लग गए हैं, और हम पूरे चुनावी मोड में उतर चुके हैं। हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और सभी प्रत्याशी देखिए बहुत अच्छे हैं, जो जनता के बीच में रहने वाले, जिनकी छवि बहुत अच्छी है। और मेन जो हमारे संगठन की बात है, हमारा है जो प्रत्याशी है वो है कमल का फूल, और हर कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, नेतृत्व, नियत, विजन सब क्लियर है, और जो हमने विकास किया है उस विकास के दम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने जनता के बीच में पहुंचाई, जनता ने लाभ लिया, उसके बेस पर उसको हम साथ में लेकर जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद 2023 में हमको भरपूर मिला, और अब उससे ज्यादा, उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है जनता को, मोदी जी के विजन पर भरोसा है जनता को, मोदी जी की योजनाओं पर भरोसा है जनता को। मंजरी, पहले सवाल में मोटी मोटी बात आपके ले ली। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, सरमन नगेले। सरमन जी, तैयारियों के लिहाज से, और जो 3-4-5 चीजें हमने अपनी बात की शुरुआत में कही थी, तुलनात्मक जब भी करोगे आप तराजू हाथ में लेके, तो कहाँ आपको झुका हुआ दिख रहा पड़ला? दो ही दल तो हम प्रमुख मानते ही हैं एमपी में के हैं। देखिए माननीय प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में दो दलीय राजनीति लंबे समय से है, और इसी का परिणाम है कि कभी कांग्रेस को मतदान करता है, कभी बीजेपी को, और अभी तो पिछले 2 दशक से बीजेपी ही लीड ले रही है, और लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और जहाँ तक जो कैंडिडेट के घोषणा की बात है, तो देखिए घोषणा से क्या रहता है कि जो प्रत्याशी रहता है, उम्मीदवार रहता है, वो डोर टू डोर जाने में अपना समय ज़्यादा ले लेता है, लोगों से संपर्क कर लेता है, जहां उसके लोग उससे नाराज हैं वो ठीक कर लेता है, कोई सैबोटाज की स्थिति ना बने, जो कार्यकर्ता उनके पुराने हैं या नाराज हैं किसी कारण से, उनसे मिल लेता। और इसके साथ साथ क्या है कि अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता है समय से पहले कैंडिडेट घोषित होने से। एक दूसरा, वो अपने जाति समीकरण भी बना लेता। तीसरा, वो अपने जो नेटवर्क है उसको भी स्थापित कर लेता। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे भी वो एक्टिव हो जाता। इसके अलावा माननीय प्रवीण जी, एक मैं अभी एक अध्ययन कर रहा हूँ एक बुक का, मीडिया में चुनावी सर्वेक्षण, एक भारतीय परिदृश्य, और इसके लेखक है एन भास्कर राव, सीएमएस के संस्थापक है, 40 वर्षों से काम कर रहे हैं वो। उसमें इस बात का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि कई वक्त जो सर्वे होते हैं वो उम्मीदवार के घोषित होने के बाद भी होते हैं।
तो ये वोट पैटर्न तय कर देता है, एक अपना नैरेटिव सेट कर देता है, और ये कुछ हद तक जो है ना सर्वेक्षण उम्मीदवार को लाभ भी पहुंचाता है। तो जो उम्मीदवार पहले घोषित हो रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको लाभ तो होता ही है, लोग कुछ भी कहें कि लाभ नहीं होता ऐसा नहीं है। संतोष जी को इन करते हैं, महत्वपूर्ण बात जो शर्मा जी ने कही उसका भी जवाब ले लेंगे और एक बात जरूर करेंगे। संतोष जी, इनके यहाँ जैसे मैंने कहा कि भाई एक दिखता है क्लियर कट कि भाई लीडरशिप नेशनल किसके पास, रीजनल मतलब स्टेट में किसके पास, तो दिख रहा है वी डी शर्मा जी का रोल क्या, सीएम मोहन यादव का रोल क्या, शिवराज जी का रोल क्या, बाकी सबकी भूमिकाएं जो हैं और बूथ तक बटी हुई है। वो आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ थोड़ा अभी मिसिंग दिख रहा है, या फिर आप उच्चारित कर दीजिए कि भाई नेशनल हमारे पास ये, रीजनल में इनके पास ये जिम्मेदारी? देखिए प्रवीण जी, दिख रहा है ना पूरा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे जिनकी जितनी भी योजना है सब जो है कागजों की भेंट चढ़ रही है। अब आप ये मोदी जी गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी जी गारंटी तो पूर्व में भी 10 साल से चल रही है कि जो 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, मिला क्या किसी को? दिख रहा है ये भी सामने। किसानों की आय दोगुनी की बात करी थी, वो भी दिख रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर व्यापारी पलायन करके बाहर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, पूरी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत सारे मामले यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप दिख रही है। उनको मालूम 2 लोगों ने तय कर दिया, वो नाम आ गए। अभी आप महिलाओं की बात करें, महिला में प्रज्ञा ठाकुर जहाँ से भोपाल से जो है चुनाव लड़ी थी, उनको हटा दिया गया। रीति पाठक की जगह पे दूसरे को कैंडिडेट को बना दिया। तो महिलाओं के साथ हर जगह तो ये मामला पिछड़ रहा है ना। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरीके से जो है अच्छा से अच्छा कैंडिडेट लाने का प्रयास करके थोड़ी देरी हो रही। अभी कोई आचार संहिता तो घोषित हो नहीं, पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ता है, हाथ का पंजा चुनाव लड़ता है। और पंजे पे जो चुनाव लड़ेगा उसको पूरी पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, उसमें विचार विमर्श चल रहा है, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट आएंगे, इसलिए देरी हो रही है उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हार जाते हैं उनको सांसद लड़ा देते हैं, जो सांसद विधायक हार गए फिर दोबारा सांसद लड़ा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मोदी की गारंटी दिख तो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, ठीक है, पूरे तरह के हाहाकार मचा हुआ, त्राहिमाम मचा। मंत्री जी को इन कर लेते हैं। और आईएएस और ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, जो कलेक्टर एसपी हैं, पूरे वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्री जी को इन कर लेते हैं। मंत्री जी, हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है कांग्रेस की नजर में। और दूसरी बात यह कि अगर आप दायित्व निर्धारण का सवाल करेंगे कि किसके पास क्या है जिम्मेदारी, कांग्रेस में कौन क्या देख रहा है, तो हाथ का पंजा जो है वो हर जगह का दायित्व संभाले हुए। आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हाहाकार और त्राहिमाम तो कांग्रेस में मचा हुआ है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, गठबंधन को जोड़ नहीं पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये तो इनकी पार्टी की हालत है। और आप भगवा दुपट्टा उड़ा रहे हो बुला बुला के बीजेपी दफ्तर में। जी, बात पूरी करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विचारधारा के लिए काम कर रही है, और जो हमारी विचारधारा है वो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र को सबसे पहले हम लेते हैं, इसके बाद हमारे लिए पार्टी है। तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो हिंदू विचारधारा को लेकर हो, राष्ट्र की जो विचारधारा है उसको लेकर और राष्ट्र के विकास के लिए जो जो हम कर सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। आज वैश्विक रूप से भी अगर हम देखते हैं तो मोदी जी एक स्थापित नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जो वैश्विक रूप में आज जो स्थापित हुए हैं, और जिस तरह से देश आज दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण ही हुआ है। ठीक है। तो निश्चित तौर पर आज जनता ये देखती है कि देश किस तरीके से, किस चाल से, किस दिशा में जा रहा है, जनता ये देखती है। आऊंगा तीसरे मेहमान को इन करता हूँ, आऊंगा फिर आपके पास। शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा और एड ऑन करके पूछता हूँ, परिष्कृत करके पूछता हूँ, विस्तारित करके पूछता हूँ। वो ये है कि संगठन के तौर पर, संगठनात्मक और खास तौर पर चुनावी संगठनात्मक, ये अध्यक्ष और से लेकर और कार्यकारिणी, चुनाव में जो रोल और भूमिकाएं दी जाती हैं, इस लिहाज से आपको कौन सा संगठन लगता है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल एक आक्रामक तरीके से चुनाव की तैयारी कर ली है? देखिए माननीय प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक जो नेटवर्क है और जो संगठन है मौजूदा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उनका जो सुव्यवस्थित तरीके से उनकी पूरी प्लानिंग चल रही है। और अभी तक तो ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है इलेक्शन कैंपेन को लेकर, कैंडिडेट को अनाउंसमेंट को लेकर, अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कराने से लेकर, जैसे कि माननीय मोदी जी झाबुआ में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने गए, लोकसभा का, मध्य प्रदेश का पूरा बीजेपी का संगठन जो है ना, भोपाल लोकसभा चुनाव का कार्यालय का शुभारंभ करने गए, जबकि उस समय कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था।
होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो उनका नेटवर्क है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अभी तक तो जो कह सकते हैं कि वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस का भी संगठन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी उतना प्रभावी दिख नहीं रहा, क्योंकि टिकट जो है ना अभी पूरे अनाउंस नहीं हुए। और जहां तक बात आ रही थी कि विधायक हारे हुए को चुनाव में लड़ा दिया गया लोकसभा का, तो बैतूल से तो रामू टेकाम भी विधानसभा का चुनाव हारे थे ना। तो देखिए, अपनी अपनी बात बहुत अच्छे से कांग्रेस और बीजेपी उठा रही है, लेकिन अभी जो एज दिख रहा है वो बीजेपी के लिए दिख रहा है। उसका कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी के बाद से पूरे देश में नैरेटिव सेट कर दिया। इसके अलावा फिर जो 370 का टारगेट रखा, वो भी इनडायरेक्ट रूप से जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से भी संवेदी मसला हो गया वो। आज देखिए, पूरे भारत में मीडिया में सब जगह चर्चा किस बात की हो रही? इस बात की हो रही कि 370 आएंगे या 400 आएंगे। आज चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि 370 से कम आएंगी। तो ये एक नैरेटिव जो है ना, बीजेपी सेना ने, मोदी जी की सेना ने, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात पूछ संतोष जी के पास यही सवाल लेके जाना चाह रहा था मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही संतोष जी। जैसे हमने अपनी शुरुआत में भी कहा था कि इनके पास नीतियां हिंदुत्व से लेके कल्याणकारी योजनाओं तक है, विरासत से लेके विकास तक है, और जो इमोशनल 370 केवल एक कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके संगठन के बहुत सारे लोग उन्हें बहुत उससे जुड़े हुए हैं, और देश के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्लान वे में इनका कैंपेन चल रहा है। उस तुलना में आपको नहीं लगता कि आपके पास अभी उस वैसी आक्रामकता नहीं है? नहीं प्रवीण जी, सही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठा प्रचार करती है, उतनी तुलना तो हमारे में नहीं है, क्योंकि दिख रहा है सामने। भाई, प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में 10 सालों में जो लोगों से बोला कि हम आपकी जो है आय दुगनी कर देंगे, पूरे जो देश के अंदर पूरा एकदम चारों तरफ जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो ये सब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो ये जो प्रपंच झूठ फैलाने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। जहाँ तक जो है लड़ाई, आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के अलावा CBI है, ED है, जिनको व्यवसायिक इनकम टैक्स का 350 लोगों को नोटिस दे दिया जाता है और फिर 350 करोड़ इकट्ठे कर दिए जाते हैं। सबके रिकॉर्ड है। अभी EVM है कि नहीं? अभी बीजेपी के पास EVM है कि नहीं? अभी चुनाव से पहले देखिए, अभी जो कुछ ही समय के पहले की बात है, जिसमें जो 350 लोगों को, जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारियों को नोटिस दिया गया था, उसमें 350 करोड़ इकट्ठे कर लिए। और इनके पास जितना झूठा फैलाने का जो प्रचार है, वो निश्चित तौर पर व्हाट्सएप इंडस्ट्री इनकी है। तो ठीक है, ये तो विचारों की लड़ाई। एक जगह गांधी जी के विचार, एक तरह गोडसे की विचारधारा है। दोनों की विचारधाराओं का जो है पूरा देश की जनता देख रही है, और देश की जनता देख रही है कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। भाई, आज जो शिक्षा की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, पूरे देश के अंदर दिख तो रहा है कितने ज्यादा पिछड़ रहे हैं हम। ठीक है, जवाब ये बकौल कांग्रेस। एक प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो मेन जो थी नल जल योजना, कागजों की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री आवास वाले 30% से ज्यादा कहीं काम नहीं हुए। केवल आप टीवी में विज्ञापनों में देखिए, आप 30 रुपए का झोला और 25 रुपए का अनाज दे रहे हैं। तो ये देखिए जवाब मंत्री जी, जवाब ये कह रहे हैं कि जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी योजना, जबकि आपके मूल में इस बार हितग्राही है इलेक्शन के कैंपेन में, जो कहा और उच्चारित नहीं किया गया, लेकिन दिख रहा है बिल्कुल साफ। देखिए, जो कहा वो किया। आज जनता उन योजनाओं का लाभ ले रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम आवास बनाकर सुन लेते। देखिए, आप बोल रहे थे संतोष जी, आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी। पूरे संतोष जी सुन लेते। आप ये बताइए, सुन लेते हैं संतोष जी, सुन लेते हैं। जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी। सुनते बीच में आप बोलेंगे ना, बोलिए मंत्री जी, जो बता रही है ना वो सही बताइए ना। आप सुन तो लीजिए, सुनिए। अरे उन्हें बोलना तो दीजिए भाई, आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी। लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने उन घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाया, और उन घरों में स्वच्छ पानी नल की टोटी से पहुंचाने का काम किया, बिजली देने का काम किया, और हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक फ्री देने का काम फिर उसको सुचारू कर दिया कोरोना काल से लेकर और आगे अगले 5 साल तक। तो ये मोदी की गारंटी के अंतर्गत ही हुआ। आज जनता इनका लाभ ले रही है। या चाहे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे समाज में अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, इनका उत्थान करने के लिए हम कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं और इनके प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, और इन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कांग्रेस ने, 1 मिनट, कांग्रेस के पास टूटा फूटा जो संगठन बचा हुआ है, इनके नेतृत्वकर्ता कहते हैं जीतू पटवारी जी की पार्टी गई तेल लेने, उनको संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाता है।
अब इनके संगठन की हालत क्या है? दिग्विजय सिंह कांग्रेस अलग है, कमलनाथ कांग्रेस अलग है, जीतू पटवारी कांग्रेस अलग है। ठीक ये है। बिखरी हुई टूटी फूटी ठीक है कांग्रेस। मंजरी जी, अब मैं कहाँ मैं तक मैं जिएगी? तीसरे मेहमान को करूंगा, माफ कीजिए शर्मन जी को करता हूं। शर्मन जी, क्या भूमिका आप देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से? जैसे इनकी तो दिख रही है उच्चारित हो रही, बीजेपी की तो इस पर पूछने की जिम्मेदारी बनती नहीं है अपनी। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका क्या होगी, कमलनाथ जी की भूमिका क्या होगी, अरुण यादव जी की भूमिका क्या होगी, अजय सिंह जी की भूमिका क्या होगी? जीतू जी चलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या देख पा रहे हो आप इनके नेताओं को बीजेपी की तुलना में? देखिए अभी जैसे छिंदवाड़ा तो नकुलनाथ जी अनाउंस हो गए और जबलपुर से वो लड़ेंगे नहीं, कमलनाथ जी खुद ही कह दिया मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। और खंडवा अभी अरुण यादव का मेरे को नहीं लग रहा, सीधी का टिकट अनाउंस हो गया। कमलेश्वर पटेल अजय सिंह का कोई वो नहीं है। अब बचे थे पचौरी जी, तो वो बीजेपी में चलेगा। अब एक बात दिग्विजय सिंह जी की रही, तो दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से या गुना से यदि पार्टी हाईकमान कहेगा तो लड़ सकते हैं। हालांकि कमलनाथ और अरुण यादव बाकी लोगों के लिए भी यदि पार्टी हाईकमान और माननीय राहुल गांधी निर्णय लेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो ये इनकार नहीं कर सकते कहीं से भी लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जहां तक जो मेरी समझ कहती है कि हो सकता कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी या हाईकमान या केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के खड़गे जी मध्य प्रदेश में कोई एक समन्वय समिति या कोई एक सलाहकार समिति बना दे, जिससे कि ये सारे नेताओं का जो इनका एक ओहदा है, जो इनका एक कद है, वो बराबर बना रहे और वो समय समय पर बैठते रहे। हालांकि चुनाव के दौरान राजनीतिक मामलों की कमेटी या बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनती है, वो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो हो सकता है कहीं उनका समायोजन हो जाए। लेकिन मेरा ये एक अनुभव ये कहता है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तो अपने पुत्र को दिल्ली में सेट कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के जो 5 क्लस्टर बने हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, एक कमेटी में वो मेंबर हैं, 11 राज्य उसमें आते हैं। उसमें बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, उड़ीसा आता है, कई सारे राज्य आते हैं। तो उनको तो उन्होंने सेट कर दिया और मध्य प्रदेश को जो है ना कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया। कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया। एक बार संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी, ये जो शर्मन जी ने कहा उसका जवाब भी दीजिएगा, और मैं एक और एड ऑन कर देता हूँ। भाई, पिछले लोकसभा चुनाव में 34.5% वोट शेयर आपका था, सीट आई कितनी? 1। इस बार 40% विधानसभा चुनाव में वोट शेयर था, सीटें उच्चारित करने की जरूरत नहीं है। तो एक वोटर है आपका जो ये मान के चलता है भाई कांग्रेस को वोट देना, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं होता। भाई, ये इसको चुनौती नहीं मानते हो आप? प्रवीण जी, चुनौती तो लोकसभा चुनाव में है ही कांग्रेस की। वो चुनौती को कितने अच्छे से जो किया जा सकता है उसके लिए पार्टी विचार कर रही है। कार्यकर्ता से लेके सब जगह से फीडबैक मंगाए जा रहे हैं, और मंगाने के बाद जो है आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निश्चित तौर पे हम पिछले बार हमारी 1 सीट आई थी, और इस बार हमारा जो ये विधानसभा चुनाव में जो विधायकों के हिसाब से हमारी 10-11 सीटों पे हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, और प्रयास करके और ज़्यादा प्रयास करेंगे उसके अंदर। और जहाँ तक जो है कांग्रेस की बात है, पार्टी नेतृत्व हाईकमान जिसको तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। ये हमारी CSE सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय कर लेगी। और अच्छे से भूमिका मैं जो पूछ रहा था चुनाव लड़ने के लिहाज से नहीं, जैसे इनके यहाँ फिक्स है कि भाई VD शर्मा जी ये देख रहे हैं, हितानंद जी ये देख रहे हैं, CM मोहन यादव जी ये देख रहे हैं, उधर मोदी जी ये देख रहे हैं, वैसी भूमिका यहाँ MP में कुछ आप उच्चारित कर पाओगे किसी की? कमलनाथ जी ये देखेंगे, दिग्विजय सिंह जी ये देखेंगे? प्रवीण जी, अभी चुनाव इलेक्शन के पूरे टिकट हो जाए उसके बाद सबकी भूमिका जो है केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा। अभी तक जो है पूरी जो कमेटी है उसके अंदर सारे लोग देख रहे हैं, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे मंजरी जी, अरुण यादव जी, आपसे सप्लीमेंट्री ले लिया, वो सब लोग करेंगे सब चीजें, सब जो है आपको। मंजरी जी, उसी बात को जो मैंने शर्मन जी से अभी इनसे पूछी थी, संतोष जी से आपके पास आऊंगा, अलग तरह के मायने लेके कि वोट बैंक तो है इनका, ये आपको चिंता में नहीं डालता कि भाई पिछले बार भी इतना खराब नहीं था वोट शेयर, 34.5 उतना खराब नहीं है, और फिर अभी विधानसभा चुनाव में 40% उतना खराब नहीं है? देखिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के दम पर ही जनता के बीच में जा रही है, और एक एक कार्यकर्ता अपने मिशन के लिए लग गया है कि हर बूथ पर 370 वोट हमें अधिक लाना है। तो निश्चित तौर पर हम अपने अभियान में पूरी तरह सफल होंगे। जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको एक एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ पूरा करेगा। तो और जनता की सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी पर। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा। 2023 में भी आपने देखा
कि जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आने वाले 2024 के चुनाव में ठीक है, माफ लोकसभा कीजिए में भी मंजरी, जनता का रोकना पड़ेगा आशीर्वाद मुझे, भरपूर आपको मिलेगा। वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से शुरुआत की गई थी, जाहिर तौर पर समापन के वक्त तक भी वो अनुत्तरित प्रश्न की तरह हमारे सामने है कि इतना अगर वोट शेयर है कांग्रेस का तो वो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, और इस बार कांग्रेस की तैयारी क्या और चिंताजनक नहीं होनी चाहिए जब लगातार हार हो रही है उससे। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।